चलो यहाँ देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे हिटलर का उदय का कारण। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, यहाँ देख लेंगे बच्चों एक बार। कल हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था क्रोनोलॉजी, रूलर्स का। फिर हिटलर का आरंभिक जीवन पढ़ लिया था, अर्ली लाइफ पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहली बार हिटलर ने सत्ता उखाड़ने का प्रयास कब किया था। फिर वाइमर गणतंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हिटलर के उदय का कारण। क्या पढ़ेंगे? हिटलर के उदय का कारण। इसका जो राइज हुआ हिटलर का आया, वो क्या क्या कारण था। तो हिटलर के उदय का कारण तो तुम समझ ही गया था और डिटेल में बता रहे हैं। पहला कारण है वर्साई की संधि, इसका आलोचना किया और आगे बढ़ गया हिटलर। दूसरा कारण है कि जर्मनी में 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक मंदी आ गया था, आर्थिक संकट। अब फिर से वाइमर गणतंत्र का जो संविधान बना था ना, वो अपना संविधान लाया था, उसमें कुछ उसका प्रावधान था ऐसा, वो कुछ उसमें कमी था, उससे जनता भड़क गया। तीन कारण हिटलर के उदय का। वर्साई की संधि का आलोचना करके उभरा वो, 1923 का आर्थिक संकट आया और वाइमर गणतंत्र का जो संविधान था उसमें लू फॉल था। अब एक एक घटना करके पढ़ेंगे। जैसे देखो, पहला घटना क्या करके पढ़ रहे हैं हम लोग? पहला घटना करके पढ़ रहे हैं वर्साई की संधि का आलोचना। वर्साई की संधि का आलोचना। तो देखो, वाइमर गणराज्य ने 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई की संधि किया था। देखो, जो वाइमर गणराज्य है ना, वाइमर कौन है? फेडरिक। तो वो फेडरिक जो पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सरकार बना था, उसी का नाम है वाइमर गणराज्य, जिसका प्रधान कौन था पहला? फेडरिक एबर्ट। तो वो मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई की संधि कब स्वीकार करता है? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, इनकी 28 जून 1919 को। इसमें क्या क्या प्रावधान था? तो जर्मनी का 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा, 26% कोयला किसको दे देना पड़ा? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथानिया को। ये सारा जो चीज़ है जर्मनी का, लेकिन ये चार देशों को दे देना पड़ा, स्पेशली फ्रांस को देना पड़ा। फिर जर्मनी सेना को क्या किया गया? भंग कर दिया गया कि तुमको सेना नहीं रखना है। फिर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। किस पे? जर्मनी पे। बोला कि युद्ध तुम्हारे वजह से हुआ है, इसी कारण तुमको 6 अरब पाउंड क्या होना चाहिए? जुर्माना मिलना चाहिए, तुमको जुर्माना देना होगा। बोलो क्या पूछना चाह रहा है? अभी तो बाहर चला जाता है जो है। चलो यहाँ देखो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो अब ये देख रहे हो वर्साई की संधि कब हुआ और इसमें क्या क्या प्रावधान था। तो ये जो है ना, इसी का आलोचना करता था कि इस सब के कारण जर्मनी क्या हो रहा है? कमज़ोर। जर्मनी क्या हो रहा है? कमज़ोर। कौन आलोचना कर रहा था? हिटलर। तो ये जो संधि किया था ना, कौन किया था ये संधि? वर्साई की संधि वाइमर गणराज्य। तो वाइमर गणराज्य जो संधि किया था, इसको बोलता है नवंबर क्रिमिनल्स। क्या बोलता है? नवंबर क्रिमिनल्स इसको बोला गया। वाइमर गणराज्य का समर्थक था ये जो वाइमर गणराज्य को अच्छा पूछता है एग्जाम में कि नवंबर क्रिमिनल्स किसको बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है जो ये संधि किया था। और वो लोग थे जो वाइमर गणराज्य का समर्थक था। तो कौन कौन लोग था वहाँ ग्रुप जो वाइमर गणराज्य का समर्थक करता था और वर्साई की संधि किया था? तो सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स, ये तीन वो ग्रुप है वहाँ पे। यही लोग से मिल के बना था वहाँ पे वाइमर गणराज्य, और यही लोग समर्थन करता था वहाँ पे वाइमर गणराज्य को। तो हिटलर इसको नया नाम दे दिया, नवंबर क्रिमिनल्स। ये क्रिमिनल्स है, नवंबर में एक्सेप्ट किया था, ऐसे साइन हुआ 28 जून 1919 को। हाँ, तो इसको हिटलर क्या किया? नवंबर क्रिमिनल्स नाम इसको दे दिया कि लोग वर्साई की संधि को एक्सेप्ट किया था। तो हिटलर द्वारा इसका आरोप और आलोचना लगाया गया। तो पहला समझ में आया कैसे वर्साई की संधि के आधार पर हिटलर क्या करता है? आलोचना कि इस सब के कारण जर्मनी का स्थिति खराब है, अब यहाँ से जर्मनी क्या होगा? हम निकालेंगे जर्मनी को। तो जनता को विश्वास दिलाया, जनता भी बोलने लगा हाँ वर्साई की संधि खराब है, हिटलर का हम समर्थन करते हैं। अब इसमें से सवाल पूछते हैं, बताओ वर्साई की संधि कब हस्ताक्षर हुआ?
28 जून 1919। 28 जून 1919। वर्साई की संधि में क्या प्रावधान था? तो ये सब था। 10% आबादी 13%। कितना जुर्माना देना था जर्मनी को? 6 बिलियन पाउंड। 6 अरब पाउंड। फिर से तुमको नवंबर क्रिमिनल्स किसको बोला जाता है? 3 ग्रुप को, सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक। उसमें 3 ग्रुप शामिल था, सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स। और ये लोग कौन थे? जो वर्साई की संधि किया था और ये वाइमर गणतंत्र का क्या था? समर्थक था। फिर यहाँ पे अब आते हैं, अब ये देखते हैं कि आर्थिक संकट जो आया था जर्मनी में 1923 में जो आर्थिक संकट आया था जर्मनी में, इसको कैसे हिटलर उदाय के रूप में उपयोग करता है। तो देखो, जर्मनी में गोल्ड रिजर्व समाप्त होने लगा। कब? 1923 के पास आते आते गोल्ड रिजर्व समाप्त होने लगा। तो 1923 में गोल्ड रिजर्व रहेगा तब ना पैसा छाप सकते हैं। आज भी भारत के पास है, तो भारत जितना चाहिए आरबीआई उतना नहीं छाप सकता है। गोल्ड रिजर्व यानी कि सोना का उसके पास कितना उसके पास है, भारत के पास सोना, उसी आधार पे पैसा छापा जाता है। ही नहीं कि एकदम जितना मन कर रहा रात दिन धर 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 छाप दिए। ठीक है। तो 1923 में गोल्ड रिजर्व समाप्त होने लगा। तो जब सोना का भंडार समाप्त होने लगा जर्मनी को, तो जर्मनी के पास पैसा नहीं रह पाया कि वो अपना कर्ज दे सके। किसको? यहाँ पे बोला था 6 अरब पाउंड जुर्माना हाँ, देना तो कोई है। ऐसा रूल है यूनियन की तरफ से। हाँ, रूल है, बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो जर्मनी को देना था ना 6 अरब पाउंड बिलियन जुर्माना। जर्मनी के पास नहीं था सोना, तब पैसा छाप मतलब उसके पास कर्ज दे पाएगा नहीं ना। तब हुआ क्या वहाँ पे? तो ये 1923 में ना जर्मनी कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। किसको? फ्रांस को। तो फ्रांस क्या करेगा? तो फ्रांस 1923 में जर्मनी का जो रूर प्रदेश है ना, रूर मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है जर्मनी का। यहाँ ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। यहाँ पे है वो जगह है रूर, औद्योगिक प्रदेश है यहाँ पे। तो इसको कब्जा कर लेता है, पैसा नहीं दे चुका पाता है। तो फिर इसी क्रम में क्या होता है कि जर्मनी ने गुस्सा के क्या करता है कि जर्मनी कर्ज चुकाने के लिए कि जर्मनी कागजी मुद्रा छापना शुरुआत करता है। मतलब अब क्या करता है, उस समय उतना लोग को इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं था। तो जर्मनी क्या करता है, मशीन में से पैसा को अंधाधुंध छापना स्टार्ट कर देता है। या फिर इसके पास सोना का भंडार क्या है, कम है। कर्ज चुकाने के लिए क्या करता है, बहुत पैसा छापता है। तो जब बहुत पैसा छापेगा ना, तो उससे मुद्रा का वैल्यू घट जाता है। मान लो कि बहुत पैसा छाप दिया तो सब जनता के पास बहुत पैसा आ गया है। अब मान लो कि अब एक ब्रेड खरीदना है, ब्रेड एक ही है, जनता के पास पैसा बहुत है, सबके पास है। तो कहेगा कि हम 100 रुपया देंगे, हमको ब्रेड दो। 10 रुपये का सामान तो हम 100 रुपये देंगे। सामने वाला कहेगा हम 500 देंगे, तुम हमको दो। तो सामान का वैल्यू बढ़ रहा है, मुद्रा का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। मुद्रा का वैल्यू घट रहा है, सामान का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इससे जर्मनी का जो मुद्रा था मार्क, वो क्या होने लगा, जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या चीज़ था, मार्क। उसका वैल्यू घटने लगा। इसके कारण अति मुद्रास्फीति आ गया, हाइपर इन्फ्लेशन। इसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जब सामान का दाम बढ़े मुद्रा का वैल्यू घटे। पैसा है लेकिन महंगाई कुछ ज़्यादा ही महंगाई है, खरीद नहीं पा रहा कोई चीज़। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जब जर्मनी में ऐसा सिचुएशन आ गया हाइपर इन्फ्लेशन, तो जर्मनी को बाहर निकालने के लिए ना अमेरिका वो दावेस प्लान लाता है। बोलता है कि देखो फ्रांस और जर्मनी के बीच में पैसा देना है ना, तो हम तुमको चलो कुछ पैसा देते हैं दावेस योजना के तहत। तो पूछा दावेस योजना कौन लाया था, अमेरिका। किस लिए लाया था, जर्मनी को इस संकट से, आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए। जर्मनी को बोलता है कि चलो हम कुछ पैसा तुमको हेल्प करके देते हैं, और तुम है ना फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो पैसा का जो बात है कि 6 अरब देना है, इसको थोड़ा कम किया जाए, ब्याज भी कम किया जाए इस पर। ठीक है ना, ब्याज भी थोड़ा कम किया जाए। एक तरीके से स्ट्रक्चर किया गया फिर से पैसा लेन देन को, कि जर्मनी पे भार नहीं पड़े। तो दावेस प्लान बनाया, जिसके तहत आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाना की शर्तों को दोबारा तय किया गया इस दोनों के बीच में, कितना देना है। हाँ, लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि जो मदद कर रहा था ये, वहाँ पर भी 1929 में आर्थिक मंदी आ जाता है। ये आर्थिक मंदी विश्व आर्थिक मंदी था, पूरा दुनिया में आ गया था मंदी। इसमें सब लोग किसी को पैसा नहीं देना चाह रहा था, सब अपना अपना सोच रहा था। अमेरिका भी पैसा नहीं दे पा रहा था। दावेस प्लान इसका क्या हो गया, फेल। अब तो जर्मनी को कोई नहीं निकाल सकता है। तब यहाँ पे एक तो इसको कर्ज देना है, इस पर से जर्मनी का 1923 में प्रदेश छीन लिया रूर। यहाँ पे पैसा नहीं है, गोल्ड नहीं है,
यहाँ पे अमेरिका भी पैसा नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसके बाद क्या होगा? सबसे बुरा प्रभाव इसका जर्मनी पर पड़ेगा, क्योंकि 1930 में क्या होता है, आर्थिक मंदी आ गया था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो होता है, तुम नहीं समझेगा, अभी पैसा लेन देन का होता है जगह, वो भी गिर गया था, मतलब कि वो भी सिस्टम हैंग कर गया था। तो इसका जर्मनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गरीबी होगा, बेरोजगारी होगा, बहुत सारा चीज़ समस्या देखने को मिलेगा, उत्पादन कम होगा, पैसे नहीं तो कैसे उत्पादन होगा, बहुत सारा समस्या होने लगेगा वहाँ पे। तो इस सब जब समस्या उत्पन्न होगा तो हिटलर क्या बोलेगा, ये जो सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है ना, ये वाइमर गणराज्य के कारण हो रहा है, वो सरकार अच्छा से नहीं चला पा रहा है, तुम मेरा साथ दो, हम तुमको जर्मनी को फिर से रिवाइव करके दिखाएंगे। तो जनता को विश्वास होने लगता है कि हिटलर हाँ सही में आएगा तो अच्छा करेगा। तो ये भी एक कारण होता है। अब यहाँ से सवाल पूछते हैं, जर्मनी में आर्थिक संकट कब आया था? 1923। विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? 1929। 1929 में। दावेस प्लान कौन लाया था? अमेरिका। किस लिए लाया था? ताकि वो फ्रांस जर्मनी को अपलिफ्ट कर सके, रिवाइव कर सके, जर्मनी को निकाल सके, हर्जाना का शर्त इन दोनों के बीच में फिर से तय हो अच्छा से, इसका वही ना, जर्मनी को अपलिफ्ट कर सके। हाँ। फिर से उसके बाद जो है कब जर्मनी ने कर्ज देने से मना कर दिया? 1923 में, जब उसका गोल्ड रिजर्व समाप्त हो गया, आर्थिक संकट आया। फ्रांस ने कब जर्मनी के रूर प्रदेश पर कब्जा कर दिया? 1923 में, जब वो हर्जाना देने से मना कर दिया था। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक और कारण है, कौन है? एक और कारण है इसमें कि वाइमर गणराज्य का संविधान का प्रावधान, उसका जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वाइमर गणराज्य, तो उसमें कुछ दो ऐसा प्रावधान था जिसे जनता भड़क गया था वहाँ पर का। एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोविज़न, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोविज़न लिख लेना, ठीक है, इंग्लिश में। इसमें क्या चीज़ था ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, कि इसमें है ना कि जिसको जितना वोट मिला ना, उतना ही संख्या में उसका आदमी नेता चुन के आएगा। ऐसे किसी को पूर्ण बहुमत मिल ही नहीं पाता था वहाँ पे, तो सिस्टम ही अच्छा नहीं था। अभी भी उपयोग होता है भारत में, राष्ट्रपति के चुनाव में होता है यहाँ पे। हाँ, ये वाला सिस्टम अभी नहीं समझेगा, ये दूसरा चीज़ है, पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है ना, पॉलिटी में समझेगा ये, बस ये भी रटना है यहाँ पे कि ये वाला सिस्टम था वहाँ पे जर्मनी के संविधान में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। तो वहाँ पे कोई भी स्टेबल सरकार नहीं बन पा रहा था, किसी को बहुमत नहीं आ पा रहा था। एक तो ये कारण से वहाँ का जनता भड़क गया था, वहाँ के संविधान में लिखा था ये बात, ये तुम समझेगा पॉलिटी में ना, ये बात अब समझाने, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है फिर भी बता दी, लेकिन पॉलिटी में और अच्छा, बोले इकोनॉमिक्स में और अच्छे से समझेगा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि दुनिया का हर एक सब्जेक्ट इम्प्लाई हो जाता है इसमें, जितना भी सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है। फिर से आर्टिकल वहाँ पे 48 था, एक आर्टिकल क्या चीज़ था, 48। तो राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने के लिए नागरिक अधिकार रद्द करने, मतलब देखो आर्टिकल 48 था, तो वहाँ जर्मनी में वाइमर संविधान में लिखा था एक बार कि राष्ट्रपति जब चाहे आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा सकता है। भारत में आपातकाल लगाने का प्रोविज़न कहाँ से लिया है? जर्मनी से चोरी किया हुआ। अब उसके बाद क्या है, जब वहाँ का जनता को मन करे तो नागरिक अधिकार को रद्द कर सके जर्मन सरकार, तो वाइमर गणराज्य ये सब चीज़ किया हुआ था। तो इससे भी जनता क्या हो गया कि जब मन कर, ये तो अच्छा कानून नहीं है कि आप जब मन करे जनता को क्या कर रहे हैं, आपातकाल लगाते रहे, नागरिक अधिकार बंद कर दे रहे हैं, मौलिक अधिकार। तो ये लूपहोल है आपके संविधान में। चलिए अब हमको बताइए, जर्मनी के वाइमर गणराज्य में कौन कौन सा लूपहोल था? एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, एक अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48, जिसमें क्या चीज़ था, राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का शक्ति था और नागरिक का मौलिक अधिकार रद्द करने का शक्ति था जर्मन सरकार के पास। इंडिया के पास भी है ना, लेकिन अब लोकतंत्र में पास कराना होता है क्या, लोकसभा में 3 तरीके का लगता है अभी तक ऐसा। एक चलो यहाँ देखो, तो समझ में आया, 3 कारण था हिटलर के उदय का। एक तो वर्साई की संधि, इसका आलोचना करके हिटलर कैसे आगे बढ़ गया देख लिए। 1929 का आर्थिक मंदी, उसको करके कैसे बढ़ा आगे देख लिए। और वाइमर गणराज्य में क्या लूपहोल था उसके संविधान में, उसका आलोचना करके आगे बढ़ गया। समझ में आया, यही है हिटलर का उदय का कारण। अब आते हम लोग क्या कि जर्मनी में हिटलर द्वारा चांसलर बनने के बाद विश्व युद्ध तक क्या क्या काम किया गया, मतलब बोल रहा है। अब आएंगे हम लोग कहाँ पे, देखो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग क्रोनोलॉजी देख लिए थे।
हिटलर कैसे आया वो देख लिए सत्ता में। हिटलर आया ना, हिटलर आने का क्या क्या कारण था वो लोग देख लिए। हिटलर का आरंभिक जीवन देख लिए, वाइमर गणराज्य देख लिए, वाइमर गणराज्य का लूफॉल देख लिए। अब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ये दिखाना चल रहा बोल रहा है कि 1933 में तो यहाँ पर जर्मनी का चांसलर बन गया था। 10 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया था ना। तो चांसलर बनने से लेकर अभी तानाशाह नहीं बना है, सिर्फ चांसलर बना है। और चांसलर बनने से लेकर ये मरने तक, अपने मरने यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने तक क्या क्या काम करता है वो उसको जानेंगे। जनता का दिमाग कैसे वॉश करेगा, अब वॉश करना स्टार्ट करेगा जनता का दिमाग जब वो चांसलर बन जाएगा। तब पहले से भी कर रहा था लेकिन अब मुख्य तौर पे वॉश करेगा दिमाग कैसे जनता का। ठीक है, चलो तो इसमें क्या क्या देखना है। जनता इसको बहुत पसंद करता था। हाँ, जनता पसंद करता था। तब इसको क्या करना है, पहले देखना फायर डिक्री लाया एक, वो क्या चीज़ था। फिर देखना इसका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चीज़ था, जर्मनी को कैसे रिवाइव किया, कैसे वहाँ पे फॉक्स वैगन कार लाया, सुपर कार पहला था दुनिया का। फिर इनेबलिंग एक्ट क्या था जो लाया था ये। फिर हिटलर का बच्चा के प्रति क्या नीति था तुम लोग के प्रति, फिर महिला के प्रति तुम्हारे प्रति क्या नीति था, फिर विदेशी नीति क्या चीज़ था हिटलर का, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आक्रमण नीति क्या चीज़ था उसका। तो इतना सारा उसका नीति पढ़ना है जो जो चीज़ बदलाव किया। पहले इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, फायर डिग्री। क्या है फायर डिग्री? फायर डिग्री मतलब क्या, अग्नि अध्यादेश। इसके अंदर क्या हो गया, अग्नि अध्यादेश। जर्मनी को एक बार की बात है कि जर्मनी का जैसे संसद है, इस जर्मनी के संसद को इंग्लिश में बोला जाता है राइस स्टैग। पूछा जाता है, बुक में लिखा हुआ है राइस स्टैग। जर्मनी के संसद को क्या बोला जाता है, राइस स्टैग। एक बार इसमें अचानक से आग लग गया, एक बार अचानक से इसमें इस शायद आग हिटलर लगवाया था, कौन लगवाया था इसका कन्फर्मेशन नहीं इतिहासकार के बीच में, लेकिन एक बार लग गया। तो एक बार लग गया ना, तब बोला ये बनिए गया था चांसलर उस समय ले, तब बोला कि देखिए यहाँ सरकार वगैरह वाइमर से नहीं संभल रहा है, आपातकाल लागू करो जर्मनी में, आपातकाल लागू करो और सिस्टम वहाँ का हैंग करो। तब जर्मनी के संसद में आग लग गया था। कब, फरवरी 1933 में। यही आधार मिल गया वहाँ पे आपातकाल लगाने के लिए इसको। हिंडनबर्ग को बोला कि आपातकाल लगाइए सबसे पहले जर्मनी में। इसके तहत क्या किया, तो हिटलर ने फायर डिक्री यानी कि अग्नि अध्यादेश यानी कि कानून एक पास किया। फायर डिक्री मतलब कानून। कब पास किया, 28 फरवरी 1933 को। 10 जनवरी 1933 को बन गया था चांसलर, फरवरी में आग लगा। 28 फरवरी 1933 को क्या किया, अग्नि अध्यादेश यानी कि अग्नि वाला कानून फायर डिग्री पास कराया। इसमें क्या किया था इस कानून में, तो नागरिकों का मौलिक अधिकार निलंबित किया, मतलब कि सस्पेंडेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपुल। ठीक है, सस्पेंड किया। तो क्या क्या सस्पेंड किया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब प्रेस का स्वतंत्रता था वहाँ पे, उसको कहा उसको बंद कीजिए सबसे पहले। फ्रीडम ऑफ असेंबली, सभा करने का जो आयोजन था अधिकार लोगों को, उसको भी बंद कीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आदमी का जो बोलने का भाषण है उसको बंद कीजिए। तो 1933 में एक तरीके से आपातकाल वाला सिचुएशन पैदा कर दिया था। कौन, हिटलर। अरे उसको सत्ता में और आना है ना धीरे धीरे। ठीक है, देखो एक बात बताते हैं, जो हिंडनबर्ग था, हिंडनबर्ग जो इसको राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति जो हिंडनबर्ग था इसको चांसलर बनाया था, तो ये सोचता था क्या चाहिए कि हम इसके किसी को बहुमत नहीं मिलता था जर्मनी में। ये सोचा था कि हम इसके साथ मिल के सरकार बना ले रहे हैं, इसको चांसलर का पद देते रहे, ये थोड़ा मोड़ा उड़ेगा, बाद में थोड़ी ज़्यादा उड़ पाएगा। इसको नहीं पता था कि ये इतना उड़ेगा। जबकि हिंडनबर्ग को समझाया था लोग कि तुम कैसे आदमी को चांसलर बना रहा है, ये बर्बाद करेगा जर्मनी को। ऐसे हुआ भी, लेकिन ये बात नहीं सुना, इसको लगा हल्का फुल्का करेगा, हम इसको फिर बाहर निकाल देंगे। अब यही इस पर कब्जा कर लेता है, समझ में आया। तो वही सब अध्यादेश लाएगा, कुछ नियम लाएगा। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि फायर डिग्री कौन पास कराया था, हिटलर। इसको क्या बोलते हैं, अग्नि अध्यादेश। कब लाया था, 28 फरवरी 1933 में। चांसलर बनने के बाद सबसे पहला काम यही किया। इसमें क्या किया था, तो नागरिक का जो मौलिक अधिकार था फंडामेंटल राइट, उसको सस्पेंड किया। कौन कौन सा अधिकार सस्पेंड किया इसके माध्यम से, बोलने का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का, सभा का और बोलने का अधिकार को। ठीक है, इसी को बोलते हैं अग्नि अध्यादेश। अब उसके बाद क्या लाएगा, इनेबलिंग एक्ट लाएगा जर्मनी में। क्या लाएगा, इनेबलिंग एक्ट। इसको इसे घुमा देते हैं, देखते हैं क्या आज हुआ क्या। तुमके मन में कुछ सवाल उठ रहा है हिटलर के प्रति। अब क्या लाता है हिटलर,
इनेबलिंग एक्ट लाता है वहाँ पे जर्मनी में, जिसका नाम है विशेषाधिकार अधिनियम। समय कब है? 3 मार्च 1933। समय का क्रोनोलॉजी याद रखें। 10 जन 1933 को क्या बना था? चांसलर बना था। 28 फरवरी 1933 को क्या किया था? आपातकालीन घोषित। नहीं, अग्नि अध्यादेश, पूरा ही बोलो, फायर डिग्री। फिर उसके बाद 3 मार्च 1933 को क्या करता है? इनेबलिंग एक्ट लाता है। ये इनेबलिंग एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इस देखना क्या होगा। तो तीनों 1933 में ही हो रहा है। सबसे पहले तो बोला इस एक्ट को लाया, मतलब कानून को लाया, बोला जितना भी ट्रेड यूनियन है ना उसको बैन कीजिए। ट्रेड यूनियन मतलब व्यापारिक संघ, उसको बंद करो। ऑल पॉलिटिकल पार्टी बैन, सारा जितना भी राजनीतिक पार्टी है ना जर्मनी में सबको बंद करो, केवल नाजी पार्टी रहेगा, ये वो पार्टी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका, इस सब पे राज का नियंत्रण होगा। मतलब अब हिटलर ही खुद राज है, वही सरकार है वहाँ का, इस सब पे हिटलर का ये रहेगा। तो वो हिडेनबर्ग क्या कर रहा है, मुँह देख रहा है? हाँ, वो कुछ नहीं उसके पास सकती। फिर से गेस्टेपो जो है, गेस्टेपो एक नाम है, वहाँ पे स्थापना किया गेस्टेपो सेना। गेस्टेपो पूछता है क्या है? GASTEPO, गेस्टेपो सेना। ये गुप्तर राज्य पुलिस था, मतलब गुप्त पुलिस को वहाँ पे लगाया। फिर SS नाम का सेना लगाया। SS तुमको सर्च मारना है गूगल पे, SS का नाम क्या चीज़ था? SS नाम का सेना फुल फॉर्म स्टोर बॉल की ऐसे ही कुछ करके स्टार्ट से। ये आपराधिक नियंत्रण पुलिस वहाँ पे लाया, जो अपराध को नियंत्रण कर सके। अपराध तो सबसे ज़्यादा तुम ही कर रहा है। SD नाम का सेना लाया, जो सुरक्षा सेवा था। तो इतना तरीके का सेना लाया, इतना काम किया, इस सब काम किया ना, इसके माध्यम से हिटलर जर्मनी का क्या बन गया? क्या बन गया? चांसलर सरकार तानाशाह। तुमसे पूछ ले हिटलर किस अधिनियम के माध्यम से तानाशाह बना था? इनेबलिंग एक्ट के माध्यम से। बहुत बार सवाल पूछता है। तो इनेबलिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान था तो बताइए। ट्रेड यूनियन को बैन कीजिए, सारे पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी को बैन कीजिए, केवल नाजी पार्टी को छोड़ के। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका, इस सब पे किसका नियंत्रण हो गया? सरकार का, यानी कि हिटलर का। 3 तरीके का सेना लाया था। कौन कौन सा? गेस्टेपो जो गुप्तचर पुलिस था, SS जो अपराध नियंत्रण पुलिस था, और SD जो सुरक्षा सेवा में था पुलिस। वो ऐसा 3 तरीके का ही सेना लाया। इससे पहले भी क्या जर्मनी में कोई पुलिस रहता था? हाँ, उस पुलिस का नाम है हरा लाल वर्दी करके, एक सेना का नाम है रेड ग्रीन कॉलर सेना, ऐसे करके। उसको रहने दिया, लेकिन उन तीनों की जगह पे एक नया सेना, उसके अलावा भी 3 वही नया सेना लाया था हिटलर इसके माध्यम से। ठीक है, तो तुमको याद रखना इनेबलिंग एक्ट में क्या क्या किया था। तो जनता का मौलिक अधिकार पे रोक लगाया था, ठीक है ना। लेकिन इसके माध्यम से क्या किया, और भी काम किया, बहुत सारा चीज़ बैन किया, ठीक है, और तानाशाह बन गया, याद रहेगा। अब उसके बाद दूसरा क्या देखना है हमको, हिटलर का आर्थिक नीति। इसका आर्थिक नीति क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो हिटलर का एक आर्थिक नीति था, वित्त मंत्री। क्या था? वित्त मंत्री। सबसे पहले वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को वहाँ पे वो लाया, उसका नाम था हाल्मर शक्ट। ठीक है ना। इसका एक प्रचार मंत्री भी था। प्रचार मंत्री का नाम क्या चाहिए इसका, याद नहीं आ रहा हमको। गूगल पर सर्च मारे, प्रचार मंत्री का नाम क्या है इसका। पोपिसो गैंडो कैसे कुछ करके नाम है, ठीक है ना। गोबिस कैसे कुछ करके नाम है। ये प्रचार मंत्री ही है ना, वहाँ पे जो था प्रचार मंत्री, यही दिमाग देता था, ऐसा ही अफवाह फैलाइए जी उसके बारे में, प्रोपोगेंडा तैयार कीजिए कि हिटलर आक्रमण करा था, झूठो का न्यूज, विश्व गुरु बनेगा, ये सब टाइप का, यही प्रोपोगेंडा फैलाता था इसका प्रचार मंत्री, ठीक है ना। खैर इसका भी यहाँ पर बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखना है कि हिटलर जो है इकोनॉमिक पॉलिसी क्या लाया। मतलब जर्मनी तो पूरा बर्बाद हो गया था, कर्ज में डूब गया था, फिर कैसे आगे बढ़ा। तो वित्त मंत्री हाल्मर शक्ट नाम के एक आदमी को क्या किया, नियुक्त किया। तो ये इसको सुझाव दिया। तो इसके तहत क्या क्या किया, 4 वर्षीय योजना लाया, यानी कि 4 ईयर प्लान लाया। इंडिया में 5 ईयर। हाँ, तो वही टाइप का कि 4 साल में लक्ष्य ले लेके हम कैसे जर्मनी को आगे बढ़ाएंगे। फिर 100% उत्पादन, 100% रोजगार का लक्ष्य, मतलब 100% प्रोडक्शन, 100% एम्प्लॉयमेंट का टारगेट किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना हो सके जर्मनी में उतना उत्पादन करो। उत्पादन करेगा तो वहाँ से लोगों को क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ये लक्ष्य रखा। फिर जर्मनी में पहला सुपर कार आया वैगॉन अभी भी कार आता है।
तो फॉक्स वैगन कार वहाँ पे निकल गया था उस समय। देखो कितना अपने आप को रिवाइव किया था, ठीक है। ठीक ठाक था। हाँ, तो ये रिवाइव किया, इकोनॉमिक पॉलिसी में अच्छा कर लिया ये, ठीक है, अच्छा किया, वहाँ से आगे बढ़ा। रूर प्रदेश भी लिया था ना इसका, रूर प्रदेश को भी वापस में ले लेगा 1936 में। कौन लिया था 1923 में, इससे फ्रांस ने लिया था। 1936 में ये वापस कब्जा कर लेगा। देखो एक चीज़, तो उस ये सब हो रहा था, लेकिन एक बात की बात है, जो हालमार्क है ना, ये रिज़ाइन दे देता है। तो ये बोलता है, ये हिटलर बोलता है ना, इतना हम अपने आप में उत्पादन किए, सब चीज़ किए, 4 साल का योजना लाए, उत्पादन किए, 100% रोजगार वाला फॉक्स वैगन कार लाए, और भी हैंड थैन किए। अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे अपना देश में, हमको ज़्यादा अपना देश में सुधार करने की क्या ज़रूरत है, जब हम दूसरे देश पे कब्जा कर लेंगे तब। मतलब बोल रहा है तुमको कमाने की क्या ज़रूरत है, जो कमा रहा है उसी को चोरी कर लो उसका घर। हिटलर ये बोलता था। इसको बोलते हैं लॉरेंसिया, ऐसा लॉरेंसिया ऐसे कुछ करके उसका प्लान है, आगे हम बताएंगे, टर्मिनोलॉजी यूज होता है, लेवेंसबर्ग, ठीक है। तो ये बोला कि यार तुम बहुत अल्टर आदमी है, तुमको अपना देश में हम सिखा रहे उत्पादन बढ़ाओ और सब चीज़ करो, तुम करा दूसरे देश को हम ले लेंगे, जो अमीर है उसी को हड़प लो, तो उत्पादन करने का क्या ज़रूरत है ज़्यादा। तो ये रिज़ाइन दे के चला जाता है, ठीक है। तुमको और भी सर्च मारना है गूगल पे, हिटलर का कौन कौन सा वित्त मंत्री था, इसके अलावा इसके बाद कौन आया था, ठीक है, हम एक क्यों बताएं, एक ये तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बताओ, ये समझ में आ गया ना। यहाँ से सवाल यही पूछेगा, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ हिटलर क्या चाहिए, तो ये बता दो। वित्त मंत्री कौन था वहाँ का, हालमर हाल अच्छा कर दिया, बेहाल से हाल अच्छा कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब हिटलर का विदेश नीति देखेंगे। फॉरेन पॉलिसी क्या था उसका, फॉरेन पॉलिसी मतलब अपना देश में देख लिए कैसे कैसे, अब विदेश आसपास के देशों के आसपास के प्रति क्या चीज़ था। तो सबसे पहले देखो, 10 जुलाई याद है, 10 जुलाई 1920 को राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशन बना था ना, थोड़ा कम कर दे, लीग ऑफ नेशन बना था। लेकिन लीग ऑफ नेशन में जर्मनी को शुरू में शामिल नहीं किया गया था, जर्मनी को भी नहीं किया गया था, रसिया को भी नहीं किया गया था, याद है। तो जर्मनी को शुरू में शामिल नहीं किया गया, जर्मनी को शामिल किया गया था 1926 में। तो 1926 में शामिल किया गया था। तो हिटलर किसका सदस्य, जर्मनी किसका सदस्य बन गया था, लीग ऑफ नेशन का। तो लीग ऑफ नेशन है, तो आप अच्छे से आदमी की तरह ना रहिएगा, उसमें सब प्रॉमिस करता है आदमी की तरह रहेंगे, कोई कब्जा उब्जा नहीं करेंगे एक दूसरे का। लेकिन क्या होता है कि 1933 में हिटलर बोलता है कि भाग यहाँ से, अब चांसलर बन गए, इनेबलिंग एक्ट आ गया, इसको बहुत सारा पावर मिल गया था। क्या क्या 1933 में हुआ था, ये चांसलर बन गया था, इनेबलिंग एक्ट पास करके तानाशाह बन गया था, फायर डिग्री पास करा के लोगों का मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिया था, इतना सारा शक्ति आ गया था इसको। कब तक सस्पेंड कर दिया था, अनिश्चित काल के लिए, जब तक मेरा मन है तब तक, ठीक है ना। अब कोई संसद उनसद नहीं है, तो वहाँ पे राइसिस टाइप की सब कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तानाशाह चल रहा है तो घंटे का संसद। तो वहाँ पे देखो, तो 1933 में क्या चीज़ हुआ, और तो 1933 में क्या हुआ कि बहुत पावरफुल हो गया था हिटलर। तो ये बोला कि हम राष्ट्र संघ से अलग होंगे। तो सबसे पहले यही काम किया फॉरेन पॉलिसी में, कि अपने आप को लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ से क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1936 में क्या हुआ, जो वर्साई की संधि था, ट्रीटी ऑफ वर्साई, इससे जर्मनी को बाहर निकाला 1935 में। याद है, वाइमर गणराज्य किया था, वर्साई की संधि की स्वीकार 28 जून 1919 में। तब बोला कि ये इसी को आधार बना के तो सबसे ज़्यादा हिटलर को आगे आने का काम किया। इसको रद्द कर दिया कि हमको अभी संधि उन्धि को नहीं मानते हैं, काम 35 वर्साई की संधि का 1935 में। फिर 1936 में क्या किया, राइनलैंड पे कब्जा कर लिया था, जो फ्रांस 1923 में इससे छीन लिया था कर्ज नहीं देने पे, ठीक है। तो रूसो छीना था ना, फ्रांस नहीं सिखाया कि फ्रांस छीना था, ये देश थोड़ी ना छीना था, रूरू करके छीना था, रूर, हाँ, तो राइनलैंड भी उसी के आसपास का एरिया है, वो ले लिया, ठीक है, राइनलैंड ले लिया। 1938 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, याद है। अब देखो वहाँ से कनेक्ट करो, सारा देश तुम्हारा कनेक्ट होगा। ऑस्ट्रिया जर्मनी के नीचे, हाँ, जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया था, हाँ, पोलैंड भी है, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, ये सब में जर्मन भाषा बोला जाता था। तो ये बोलता था कि सब में जर्मन भाषा बोला जाता है, तो एक नारा दिया था, एक देश एक साम्राज्य एक नेता। मतलब कि जहाँ जहाँ जर्मन बोला जाता है उस सब को मिलाकर एक देश बनाएंगे हम। इस आधार पे ऑस्ट्रिया को कब्जा कर दिया,
बोले थे, याद करो, पढ़ाए थे इससे पहले वाले वीडियो में, वर्ल्ड वॉर में आने से पहले हिटलर कौन कौन सा काम किया था। तो 1938 में अड़ गया था किसको हथियाने के लिए, ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को 1938 में एक और आदमी को अड़ जाएगा। हम बताए क्या, फ्रांस और ब्रिटेन इसको नहीं, सपोर्ट भी किया था। हाँ, म्यूनिक समझौता के तहत सबसे पहले तो चेकोस्लोवाकिया का सुडेंटालैंड है उस पर कब्जा करेगा, और उसके बाद 1939 में पूरी तरीके से चेकोस्लोवाकिया पे क्या कर देगा, कब्जा कर लेगा। अधिकार कर देगा। उसके समझ बाद में आ रहा रशिया है? को बोलता है कि ठीक है हम तुम पे हाँ, कब्जा नहीं करेंगे, तुम हाँ, शांति समझौता कर लो। सही बात है, सही बात है। तो समझ में आ गया। ये और भी इकोनॉमिक पॉलिसी है इसका, भले ये वर्ल्ड पॉलिसी। अब यहाँ पे देखो, हाँ क्लियर किए हैं। हाँ मस्त। अब यहाँ देखो, ये वाला डेट तो तुम्हारे बुक में नहीं दिया, लेकिन हम लिख दिए तुमको रिमाइंडर डालने के लिए। एनसीईआरटी में ये सब डेट दिया, ये तुमको याद है 1934 में पोलैंड के साथ भी 10 साल का समझौता किया था कि आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर आक्रमण कर देता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। 1935 में ब्रिटेन के साथ नेवल समझौता करता है, ब्रिटेन जर्मनी को अलाउ कर देता है कि तुम अपना जल सेना थल सेना बढ़ा सकते हो। 1939 में रूस के साथ समझौता करता है अनाक्रमण कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन 1941 में कर देगा। 1942 में बेमिसाल स्टालिनग्राड की लड़ाई में हार जाएगा। तो ये तीनों इसी तरीके से है, तुमको पढ़ाए तो ऐसा नहीं लगे कुछ सब बेकार है। ये भले बुक में डेट नहीं दिया ये, लेकिन तुमको कहानी से जोड़ रहे हैं, ये सब डेट दिया है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 1 सितंबर 1939 को क्या होता है, पोलैंड पर अधिकार कर देता है। तो 3 सितंबर को क्या करता है, फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर देता है। सारा चीज़ समझा हुआ तुम। फिर 1940 में क्या होता है, हम बताए थे 3 वो संधि करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एक तो 1937 में तीनों साथ में आता है। 1936 में एंटी कॉमर्टन पैक्ट जर्मनी और जापान में होता है रशिया के खिलाफ। 1940 में बीच युद्ध में होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है, तब बीच युद्ध में होता है ट्राइपार्टिट ट्रीटी, मतलब त्रिपक्षीय संधि इटली, जापान और जर्मनी के बीच में, याद कराए थे। फिर 1941 में जो होता है, 1937 में भी तो हुआ था। हाँ 1937 में हुआ था, पता है, लेकिन एक बताए थे कि बीच युद्ध में भी होता था, तो 1940, ठीक है ना। तो 1937 वाला तुम्हारे बुक में दिया है, उसको क्या बोलते हैं, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, नहीं पढ़ाए, पहला पेज तो वही पढ़ाए। फिर उसके बाद क्या है, 1941 में यूगोस्लोवाकिया पे आक्रमण कर देता है। फिर 22 जून 1941 को जर्मनी पे क्या करता है, जर्मनी क्या करता है, रूस पे हमला। लेकिन 1942 में क्या होता है, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, इसमें क्या होता है, जर्मनी हार जाता है और रूस जीत जाता है। तो इसका हिटलर का क्या, ये सब विदेश नीति है। और इसमें अब इसमें ये भी डेट याद रखना है कि ये भी सब दिया हुआ है जापान के बारे में। चाइना उना उस सब बारे में नहीं दिया बुक में, जापान के बारे में दिया है कि जापान के बारे में कि 7 दिसंबर, ये तो हिटलर का नीति नहीं है, ये तो जापान की नीति है, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि जापान जो है 7 दिसंबर 1945 को क्या 41 को क्या करता है, अमेरिका के पर्ल हार्बर पे बम गिराता है। उसके जवाब में अमेरिका के आगमन होता है 8 दिसंबर 1941 को। फिर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम गिराता है अमेरिका, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराता है, याद है। तो ये भी डेट दिया हुआ है। देखो, हमने पिछले वाले चैप्टर में बहुत सारा चीज़ पढ़ाया था, लेकिन इसमें वही चीज़ सिर्फ लिखा हुआ है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। अच्छा बताओ, डायरेक्ट पढ़ाते तब मज़ा आता है, तो पूरा समझ रहा है कि क्या बॉम्ब गिराया, इस बॉम्ब का नाम क्या चीज़ था, कौन सा नेता गिरवाया था, लिटिल बॉय और फैट मैन, हीरो ही तो बॉम्ब गिरवाया था, कैसा, नहीं सॉरी, कौन नाम था, ट्रू मैन बॉम्ब गिराया था, कैसा मैन है, तो सब समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, तो हिटलर क्या करेगा, 7 या 8 मई को क्या करेगा, जर्मनी से आत्मसमर्पण। वही स्टालिनग्राड की लड़ाई में हार गया, इधर जापान भी हार जा रहा है, तो हालत पंचर है दोनों का, फिर कोई लड़ाई नहीं होगा। फिर 1945 में क्या करेगा, आत्मसमर्पण करेगा 8 मई 1945 को, ठीक है। हाँ, उसके बाद मर जाएगा, आत्महत्या करता है। हिटलर पूछेगा क्या, हिटलर कैसे मरता है, बंद कर दो, तो हिटलर कैसे मरता है, तो आत्महत्या करके। तुम्हारा जब कहानी जब बुक में स्टार्ट होता है ना, तो हेलमुथ नाम का एक लड़का है, देखो हेलमुथ नाम का एक लड़का सुनता है कहानी कि हेलमुथ नाम का एक लड़का कहानी सुनता है कि अब साइड से मेरे मम्मी पापा बात कर रहे हैं कि हम लोग को अब मर जाना चाहिए बंकर में डूब के, क्योंकि हम लोग का हार हो गया है। तो सोचता है कि हम लोग को क्यों मर जाना चाहिए। हिटलर का मिनिस्टर रहता है, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, हेलमुथ का बाप, तो वो सुनता है कि क्यों मर जाना चाहिए। तो हम फिर कहता है क्या चाहिए, हम लोग आपस में सबको मर जाना चाहिए। फिर उसके बाद है ना, तो वो बंकर में घुस के मर जाता है हेलमुथ का बाप। हेलमुथ की कन्या बची रहती है,
तो हेलमुट की कन्या है ना, हेलमुट को मतलब अपने बेटा को भोजन देती है तो 9 साल तक भोजन नहीं करता है, उसको लगता है कि इसमें जहर है, हमको भी मार देगी। फिर हेलमुट जब बड़ा होता है तो सोचता है कि अच्छा ये हमारा बाबू इसी कारण कर रहा था कि हम लोग को मार देगा, मर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही गलत काम किया था दूसरे देशों के साथ, हिटलर के साथ मिल के। इसी कारण उस लोग आत्महत्या करना शुरू करेगा जर्मनी का जितना। उसको पता है जिंदा पकड़ा जाएगा तो कितना यातना देगा, रॉड गरम करेगा, सीधे मारेगा पिछवाड़ा, वैसे अच्छा आत्महत्या कर दे, थर्ड डिग्री टॉर्चर पागल कर देगा उसको, हिटलर को मरने पता के लिए था। तरसा देता। हाँ, तो उस कारण ये हो जाए, ठीक है। अच्छा देखो, फिर से बता रहे हैं कि हिटलर का विदेश नीति क्या चीज़ था, इकोनॉमिक पॉलिसी या आक्रमण नीति। तो 1933 में सबसे पहले राष्ट्रसंघ से कब अलग हुआ? 1933 में। 1933 में। जर्मनी राष्ट्रसंघ में शामिल कब हुआ था? 1926। फिर से वर्साई की संधि को मानना कब छोड़ दिया? 1935। काम 35 वर्साई की संधि का। राइनलैंड पे कब्जा 1936। उसी का एरिया था, कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया का जर्मनी में कब मिला? 1938। चेकोस्लोवाकिया को 1938। 38 में। अब पूरी तरीके से 1940। म्यूनिक समझौता कब हुआ? 1940। 38। म्यूनिक समझौता किसके बीच में हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस, और जर्मनी। के बीच। इसके तहत क्या हुआ? चेकोस्लोवाकिया का जो सुडेंटालैंड था उस पर अधिकार था। नहीं, भगत सिंह को, उधम सिंह को बहुत टॉर्चर किया था ब्रिटेन। फिर पोलैंड पर कब अधिकार किया? 1 सितंबर 1939। यहीं से वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड का स्टार्ट हुआ। उसके खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस उभर गया। तो कौन जर्मनी के खिलाफ कौन आया फिर? ब्रिटेन, फ्रांस। 3 सितंबर 1939 को। फिर से इस युद्ध के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में कब तीनों के पास बीच समझौता होता है? 1940 में समझौता, त्रिपक्षीय समझौता, ट्राइपार्टिट ट्रीटी। फिर उस यूगोस्लोवाकिया पे आक्रमण 1941। फिर से तुमको स्टालिनग्राड की लड़ाई कब हुआ? 1942। जर्मनी कब आक्रमण किया? 1942। 41। तो स्टालिनग्राड की लड़ाई में दोनों पे ये हुआ, याद है सब, ठीक है। आत्मसमर्पण कब किया? 1945। 8 मई 1945। अब यहाँ पे देखो एक शब्द है लेबनश्रम। क्या शब्द है? लेबनश्रम। ये शब्द याद रखना, पूछता भी है। इसका मतलब क्या, अर्थ क्या है? रहने का जगह। इसका लेबनश्रम का अर्थ क्या होता है? रहने का जगह। इंग्लिश में लिविंग स्पेस इन जर्मन। इसका क्या है मतलब? ये कौन दिया था? ये विचार तो हिटलर दिया था। क्षेत्रीय विस्तार जर्मनी में नाजी शासन द्वारा। लेबनश्रम का कॉन्सेप्ट है कि इतना जगह कुपाई करो, इतना जगह कुपाई करो, जर्मनी इतना जगह कुपाई करे अपने आसपास का कि जहाँ पे वहाँ पे नाजी आदमी लोग रहे और वहाँ पे रहने में उसको दिक्कत नहीं हो। सारा वहाँ का रिसोर्स इस्तेमाल करो जिससे हमारा देश आगे बढ़े। बोला था ना कि अपने देश का क्या कॉन्सेप्ट था कि अपना देश में तो तुम आगे बढ़ाओ, ये उत्पादन करो ही, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान रखो आसपास का जो डेवलप कंट्री है उसके ऊपर कब्जा कर दो, ताकि अपना मतलब अपना काम ज़्यादा कौन माथा खपाएगा, जो डेवलप है उसी को ऑक्यूपाई कर दो। इसी को क्या बोलते हैं? लेबनश्रम। समझ गया? तो लेबनश्रम की नीति कौन दिया था? हिटलर। इसका मतलब क्या होता है? रहने का जगह, लिविंग स्पेस इन जर्मन। इसका मेन बात क्या है? क्षेत्रीय विस्तार, मतलब क्षेत्र के विस्तार से जुड़ा था, इसमें जर्मन नाजी लोग क्या हो, आसानी से रह सके। ठीक है, ये लेबनश्रम हो गया। कितना बचा? बस थोड़ा ही सब बचा है, अब ख़त्म ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हिटलर का बच्चा के प्रति क्या चीज़ नीति था? बच्चा लोग के प्रति समझो क्या नीति था। तो बच्चा लोग में ना बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। पहले 3 तरीके का यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। एक बोला कि बच्चा अगर 10 से 14 साल का बच्चा है ना, तो सबसे पहले वो जंग वॉक में जाएगा। कहाँ जाएगा? जंग वॉक में जाएगा। इसमें इसको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। जंग वॉक मतलब है कि उसमें सिखाया जाएगा उसके बुक में कि हिटलर ही बहुत तुम्हारा देवता है, हिटलर ही है, पढ़ा लिखा के उसका माइंड वॉश किया जाएगा। तो जंग वॉक में जाएगा। फिर कोई बच्चा नहीं गया तो जाना पड़ेगा। फिर जंग वॉक में क्या करता था? यहूदी बच्चा को अलग बैठाता था और जर्मन बच्चा को अलग बैठाता था। ठीक है, तो जंग वॉक में जाएगा। फिर 14 साल का जब हो जाएगा बच्चा, तो वो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। इसी का नाम आगे हो गया हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन। ये हिटलर 1922 में इसको बना दिया था, मतलब सत्ता में आने से पहले ही नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिटलर यूथ नाम का जो संस्था था, जो बच्चा 14 साल होने पर पूरा जाता था, उसको 1922 में ही बना दिया था। अब फिर से जो 18 साल का जब हो जाएगा ना बच्चा, तो लेबर सर्विसेज में जाएगा, यानी कि श्रम सेवा।
मतलब पहले कुछ काम करेगा और उसके बाद फिर इस सेना में सबको जाना अनिवार्य हो गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कहाँ चले गए, उसके बाद यहाँ पे देखो हिटलर एक नया विषय भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, न्यू सब्जेक्ट, नस्ल विज्ञान। जैसे सामाजिक विज्ञान नाम का सब्जेक्ट होता है ना, हाँ, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, उसी तरीके से नस्ल विज्ञान का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया अपने पढ़ाई में। जर्मनी बच्चों को एक नया चैप्टर, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके बारे में पढ़ाया जाए। नस्ल विज्ञान में पढ़ाया जाता था कि जर्मन का जो नस्ल है ना वही सबसे बढ़िया है, बाकी सारा नस्ल क्या है, ख़राब है। नौ हम लोग आर्यन है, अपने आप को लोग आर्यन कहता था। आर्यन मतलब होता है विद्वान आदमी, हाँ बताते अब याद है, विद्वान आदमी, नस्ल का बात कर रहा नस्ल था। नस्ल की बात करता इंडिया रहता था। इंडिया लोग कहता था ना, इंडिया का तो आया है लेकिन आर्यन, तो इसी के बारे में ये सब हेन तेन करता था ये सब। तो चलिए यहाँ पे फिर हम बताते हैं कि हिटलर बच्चों के प्रति क्या सोचा था। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कब यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, 3 को। एक तो बताया जंग वॉक, जंग वॉक में बच्चों को कब से कब साल रखा जाता था। इसमें क्या करता था, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, यानी कि तो हम ही देवता, हाँ, पढ़ाई लिखाई फिजिकल ट्रेनिंग कराता था। फिर से कितने साल उम्र होने पे बच्चा नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, 14 साल होने पे। कब बनाया था इसको, 1922 में ही। फिर कितने साल होने पे लेबर सर्विसेज में जाता था ये सेना में, 18 साल होने के बाद, ठीक है। तो 3 स्टेट से गुजरना पड़ता था। कौन सा एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, नस्ल विज्ञान, जिसमें नस्ल के बारे में वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो ये बच्चों के प्रतिनिधि था। अब यहाँ पे देखो महिलाओं के प्रति क्या चीज़ नीति था। देखो ये एक लाइन बोला था 1933 में, महिलाओं के प्रति नीति। हम हिटलर को इस लाइन से समझ सकते हैं। देखो हिटलर बोला कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट दे देगा कि कौन बोला, तुमको कभी लगेगा कि हिटलर बोला होगा बात, कि हमारे राज्य में, ये लाइन रख याद रखना, मोस्ट BBI है, मेरे राज्य में सबसे प्रमुख नागरिक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन कौन है, माँ है। लेकिन देखो यहाँ पर भी इसका नीति भेद हो, क्यों बोल रहा है ऐसा, बोलता था लेकिन 2 तरीके का। माँ को क्यों बोला सबसे प्रमुख, अरे माँ ही तो बच्चा पैदा करती है। तब बोला इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया माँ को, एक तो गुड और एक बैड। तो बोली वह माँ जो ज़्यादा बच्चा पैदा करती है गुड है, वह माँ जो कम बच्चा पैदा करेगी वो बैड है। क्योंकि ज़्यादा बच्चा होगा तो ज़्यादा आबादी होगा। उसके बाद बोला कि वह माँ अच्छी है। इसमें मेडल भी देता था कि 3 बच्चा पे ब्रोंज, 4 बच्चा पे सिल्वर, 5 बच्चा पे गोल्ड, ऐसा ऐसा करके प्रोत्साहन। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पर ये तुमको ब्रोंज मिल जाता, मम्मी को बोल दे, हमको भी ब्रोंज मिल जाता मम्मी को, ठीक है। मुझे समय को कुछ नहीं मिलता, दो है, ठीक है ना। पहले का लोग तो 14 15 रहता था, ठीक है। तो यहाँ हो गया, तो गोल्ड बड़ी यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद बोलता था ना, कि वह माँ गुड है जो कैसा बच्चा पैदा करे, स्वस्थ। स्वस्थ का क्या पहचान है, तो जिसका आँख हो ना नीला हो, जिसका आँख क्या हो, नीला आँख वाला, नॉर्डिक आर्यन बच्चा का पहचान ही बता रहा है। फिर जिसका बाल हो ना सुनहरा हो, जिसका बाल क्या हो, गोल्डन हो, तो गोल्डन हेयर। फिर से नीला, मतलब क्या बोलते हैं नीला को इंग्लिश में, ब्लू आइज़, ऐसा बोलता था कि ऐसा बच्चा चाहिए। फिर उसके बाद बोलता था कि बच्चा जो अपंग नहीं होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो यही ऐसा जो बच्चा माँ पैदा करती है वही एक गुड माँ। उसी के बारे में बोला था कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है, माँ है। सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है, माँ है। अब समाप्ति होने वाला है चैप्टर। अब कुछ पॉइंट है, ये चैप्टर समाप्त, कुछ पॉइंट उसको समझना है। हिटलर सबसे ज़्यादा नफरत किससे करता था, यहूदी से, जूस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसको बहुत टॉर्चर करता था। वहाँ बोलता था ना कि जूस लोग को कार्टून बना के दिखाता, डरावना बना के दिखाता कि ये जानवर है, ये है, बहुत तरीके का प्रताड़ना करता। गैस चैम्बर में बनाया था, उसके अंदर ढकेल देता था हिटलर, ठीक है ना। तो इस जो टॉर्चर करता था ना हिटलर, उसके ऊपर एक बुक लिखा हुआ है, ये कहानी द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम। इस कहानी ये किसके द्वारा लिखा गया था, चार्लेट बेरेट।
सब बुक में दिया हुआ चार्लेट बेरेट। इसमें यह बताया गया इस बुक में कि किस तरीके से जो हिटलर है ना वहाँ की जनता को क्या करता था, जनता को नहीं यहूदी लोग को परेशान करता था। तो यही बुक में बताया गया था। थर्ड रीच ऑफ ड्रीम किसका बुक है, चार्लेट बेरेट। फिर से ये स्लोगन कौन दिया था, एक नेता एक राज्य एक साम्राज्य तो हिटलर। आज मोदी जी भी यही काम कर रहा है, एक देश एक कार्ड, सब चीज़ एक देश एक पॉलिसी एक राशन कार्ड, हिटलर वाला काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, एक देश एक भाषा भी हिटलर वाला काम हो गया। लेकिन पता है तुमको तो सदा इंग्लिश से क्या बनाया, अभी तो हिटलर वाला काम कर रहा है। एक देश एक भाषा हिटलर भी इंग्लिश कर दिया। तो जॉब में बांट दो ना भाई, उधर का लोग जो है अब यहाँ पे देखिए मेन कैंप किसका बुक था, किसका, तो हिटलर का आत्मकथा था। ठीक है, और कुछ बात बता रहे यहाँ देखो, खाली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान रखना, फैक्ट कहीं कहीं छूट गया, कहानी में सेट नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे इसमें याद रखना है कि तुमसे पूछेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस कब शामिल हुआ था, 1941 में, जब जर्मनी आक्रमण किया था। और 1941 में कौन शामिल हुआ था, अमेरिका भी, 8 दिसंबर 1941। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इसको लिखना नहीं बस समझ लेना, या लिखना होगा तो लिख लेना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है, देखो हम बोल रहे थे ना कि हिटलर पता है 60 लाख यहूदी को मारा। यहूदी को कितना मारा, 60 लाख, समझ रहा, 60 लाख यहूदी को मार दिया। बताइए, कंसंट्रेशन कैंप में रखे, वो कैंप बनाया था, वो तो बच्चा वाला बात पता ही होगा, धुआं रख के मारता था। जिप्सी भी जाती था एक, जिप्सी नाम का जाति था, उसको 2 लाख था, वो 2 लाख जिप्सी को मारा। अब पोलैंड के नागरिक को कितना मारा, तो पोलैंड के नागरिक को 10 लाख पोलैंड के नागरिक को मारा। बाप रे, खुद जर्मनी के नागरिक को भी मार दिया था, 70,000 जर्मन को मार दिया था। हिटलर का कहना था कि जर्मन में भी कुछ लोग क्या है, अनफिट है, बर्डन है, वैसे आदमी को मार डालो। इसमें कौन था, बोलता जो अपंग है ना उसको मार डालो, जो काम नहीं कर रहा उसको मार डालो, जो ऐसा बच्चा है जो भूरा कलर का नहीं है, जिसका बाल आँख वो नस्ल वैसा नहीं है, जर्मनी वाला आर्यन वाला नॉर्डिक आर्यन वाला, उसको मार डालो। तो 60 लाख यहूदी को, 2 लाख जिप्सी को, 10 लाख पोलैंड को, जर्मन के 70,000 लोगों को मार डाला। ये लिख लेना कॉपी में, किसको कितना को मार डाला, एक नोट बना के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ इसी कर दे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो वहाँ कुछ लोग बच गया होगा, हिटलर ना मर गया और नेता लोग मर गए, लेकिन जो बच गया तो उसका क्या किया सरकार, तो एक न्यूबर्ग का अदालत आया, न्यूबर्ग का अदालत। इस न्यूबर्ग का अदालत में पूछा कि तुम जो इतना लोग का अत्याचार किया है, हिंसा किया, तो तुमको क्यों किया। तो इसमें से केवल देखो कितना ख़राब बात है, इसमें से 11 ही आदमी को है ना केवल मौत का सजा हुआ, बाकी सबको है ना, जर्मनी के आदमी को बोला गया कि तुमको आजीवन कारावास है। वहाँ के नेता लोग जो था ना हिटलर के साथ देने वाला, तो उसमें 11 ही लोग को, केवल 11 ही नाजी लोग को क्या हुआ, मौत का सजा, अब बाकी सबको आजीवन कारावास। तो अच्छा बात नहीं, उतना लोग को मार दिया। तो न्यूयॉर्क की अदालत, समझ गया, यही है। अब यहाँ पे देखो नॉर्डिक जर्मन आर्यन का पहचान क्या चीज़ था, तो ये लोग कहाँ से आए थे, उत्तरी यूरोप यानी कि नॉर्थ यूरोप से आया था, जर्मन से मिलजुल कर आते थे। ब्लॉन्ड मतलब क्या होता है, नीला आँख सुनहरा बाल, ऐसा चाहता था आदमी। ब्लॉन्डेड आइज, गोल्डन हेयर, ऐसा नॉर्डिक आर्यन जर्मन चाहते थे। नॉर्डिक आर्यन के लोग कहाँ से थे, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ यूरोप, कहाँ से, नॉर्थ यूरोप। यहूदियों का नस्ल, हाँ यहूदी की नस्ल का विरोध करता था ना, सभी आर्यों का कट्टर शत्रु यहूदी को माना जाता था, इसको समाज में अलग रखता था। ठीक है, और जो है तो ये कहाँ से सीखा था, कर रहा है, तो ये कहाँ से सीखा था नॉर्डिक आर्यन के बारे में। नॉर्डिक आर्यन, ब्लॉन्ड आइज और ये ब्लू हेयर,
गोल्डन हेयर, ये सब बात कहाँ से सीखा था ये? तो चार्ल्स डार्विन है ना, बायोलॉजी पढ़ो वहाँ पे, चार्ल्स डार्विन का एक है थ्योरी है, और हर्बर्ट स्पेंसर का भी थ्योरी है। वही दिया था तुमको क्या चीज़, नस्ल के बारे में, नस्ल के बारे में, आदमी का किस तरीके का नस्ल होना चाहिए। तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का ही विचार है, वही दिया था। जैसे तुम 10th में जाएगा तो मेंडल करके एक चैप्टर है, क्या कुछ बोलना है? तो मेंडल कर का चैप्टर है। हाँ, कुछ कुछ स्लाइड है हिंदी में। तो मेंडल कर का उसका क्या है, चैप्टर है, ये चैप्टर है। उसमें क्या है, नस्ल के प्रति क्या करता था, सिखाता था। तो सिर्फ उतना नहीं जानना, सिर्फ इसमें इतना जानना है कि चार्ल्स डार्विन है ना और हर्बर्ट स्पेंसर है, यही इसी से प्रभावित था। ये पूछना कि जो नॉर्डिक आर्यन वाला विचार कहाँ से दिया था, तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से। ठीक है, यहाँ पे देखो लेबनश्रम बताए थे, भू राजनीतिक परिधि अवधारणा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन से ही सीखा था नस्ल वाला बात। ठीक है, हाँ तो ये पागल हो गया था क्या कि सबको अपनी नस्ल में कर लेना? हाँ, यहाँ पे शब्द है क्रिश्चियन चेलाइट, नेशन ऑफ ब्रोकन ग्लास। मतलब अब यहाँ बताइए, सबको पढ़ना है तो पढ़ लो कि किस तरीके से यदि को कैंप में ले जाता था, मारता था। यहाँ पे ऐसे सब पिक्चर बना के वहाँ के बच्चा को डराता था कि ये देखो यहूदी ईविल है, पोस्टर बना के। गजब है। खत्म हो गया चैप्टर। बाय ऑल दी बेस्ट, गुड बेस्ट। नाइट।